अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़े का है। इसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बातें होंगी। एक्चुअली है तो सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, लेकिन थोड़ा सा हम सराउंडिंग का भी जायज़ा लेंगे, इर्द गिर्द की बातें भी करेंगे ताकि ये जो टॉपिक है इसको समझना हमारे लिए ईजी हो जाए। तो हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस पे। अब भाईजान, इलेक्ट्रोलाइसिस को कैसे करना है, इसके जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको कैसे लेना है, इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन से फैक्टर्स को जो है वो देखा जाता है, इन सब को समझने के लिए फोकस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा कि आपके सामने है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो, एंड सेकंड इज़ लाइसिस। एंड वी हैव सीन इन मैनी बुक्स दैट लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो अगर ये लफ्ज़ है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मतलब ये है कि बिजली के थ्रू किसी चीज़ को ब्रेक करना, बिजली या करंट के ज़रिए किसी चीज़ को ब्रेक करना उसके कंपोनेंट्स में, इसको हम बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसकी प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ तरह से की जा सकती है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, जो आपको ईजी लगता है। अब अगर इसी बात को मद्देनज़र रखा जाए तो हमारे पास देखा जाए तो हम इसको इस तरह डिफाइन नहीं कर सकते। द ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हमने पढ़ा हुआ है भाई, कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो कि आयंस पर मुश्तमिल हो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट जस्ट पासिस थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। का मतलब ये है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से, कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जब हम करंट पास करते हैं, जब हम करंट पास करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सोल्यूशन है या जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास एक कंपोनेंट है, वो ब्रेक हो जाता है। किसके अंदर? अपने कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स कौन से हैं भाई? अगर आयनिक होगा तो आयंस में टूट जाएगा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट एक आयंस का मजमुआ होता है, तो वो अपने आयंस में टूट जाएगा। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है इसके बारे में, जो कि हमें नाम पे फोकस करके ही समझ आ जाती है। अगर हम इसके टाइटल पे फोकस करें ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ से ही ये डेफिनेशन बन जाती है। अब अगर देखा जाए तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, ये क्या करता है, इसका काम क्या है। ये आमतौर पर जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, यहाँ पे पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ, दो तरह के रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं कल से, ये पिछले जितने भी हमारे लेक्चर्स हो गए हैं, हम दो चीज़ें पढ़ रहे हैं कि दो तरह के रिएक्शंस हैं, एक है स्पॉन्टेनियस और एक है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्चुअली वो होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं, खुद ब खुद जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस एक्चुअली रिएक्शन वो हैं जो खुद ब खुद नहीं होते, उनको करवाया जाता है बाय प्रोवाइडिंग सम एक्सटर्नल फोर्स, बाय प्रोवाइडिंग सम एक्सटर्नल एफर्ट। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एक मॉडल है जिसको हम लेके इलेक्ट्रोलाइसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बड़ा मेंशन किया हुआ है, इट इज़ यूजुअली डन टू नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस टू स्टिमुलेट और हैपन अदरवाइज। मतलब ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होते, एग्जाम्पल के साथ ईजिली समझ आ जाएगी, उनको करवाने के लिए, उनको हैपन होने के लिए, या फिर उनको इस दुनिया में वकूफ़ पज़ीर होने के लिए हम ये करते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी मिसाल है, उसको इजीली हम उस मिसाल से इलेक्ट्रोलिसिस को समझ सकते हैं। और वो एग्जांपल क्या है? टेबल साल्ट। किचन में हमारे पास बेबहा बहुत ज़्यादा टेबल साल्ट पड़ा हुआ है। कभी आपने देखा होगा वो टेबल साल्ट 10 साल बाद आप जब गए उस किचन में, तो टेबल साल्ट जो था वो सोडियम अलग पड़ा हुआ है और क्लोरीन गैस बन के किचन में घूम रही है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। स्पेसिफाइड कंडीशन चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये, तो इसको करवाने के लिए हमें कोई एफर्ट लगानी पड़नी है, खुद ब खुद हो नहीं सकता। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पास जो टेबल साल्ट है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, वो किचन में पड़ा हुआ हो 10 साल, 20 साल, 30 साल गुजरने के बाद जब देखा जाए तो वो सोडियम मेटल में और क्लोरीन गैस में शिफ्ट हुआ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सोडियम क्लोराइड से, यानी कि साल्ट से, नमक से मैं क्या करूँ, क्योंकि नमक क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका सोल्यूशन। नमक जो सॉलिड फॉर्म में, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में होता है। या मैं सोडियम क्लोराइड को लिक्विड फॉर्म में लूँ, दो कंडीशंस हैं। सोडियम क्लोराइड को लिक्विड फॉर्म में लेने की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, या तो मैं उसको पानी के अंदर घोल लूँ, एक्वस सोल्यूशन बना लूँ उसका, जिसको ब्राइन बोलते हैं, या फिर मैं सोडियम क्लोराइड को 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप करूँ। हीट अप करने से वो मेल्ट हो जाएगा। इस दो कंडीशंस के थ्रू हम उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पानी से बचने के लिए कि यार पानी का भी एक अलग आयंस हो जाएंगे, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको मोल्टन फॉर्म में ले लिया, मेल्ट कर लिया। अब क्या होगा, आप फोकस करिएगा ज़रा, यहाँ पे मैं आगे मिसाल लूँगा। यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, टेबल साल्ट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटल एंड क्लोरीन
गैस ऑन इट्स ऑन डजंट मैटर फॉर हाउ लॉन्ग इट इज़ बीन प्लेस्ड। कोई मसला नहीं है, जितना मर्जी टाइम गुजर जाओ, कभी भी वो सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम में और क्लोरीन गैस में शिफ्ट नहीं हो सकता, जैसी मर्जी कंडीशंस अप्लाई कर ले, नॉर्मल कंडीशंस। उसके बाद अगर आगे देखा जाए तो हम इसको कैसे, हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। मैं चाहता हूँ, मुझे कोई बंदा लेके आया, कोई स्टूडेंट आया मेरे पास और मुझे कहता है सर ये मेरे पास सोडियम क्लोराइड है और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर सोडियम काफ़ी ज़्यादा होता है, क्लोरीन भी होता है, तो मुझे इसमें से सोडियम अलग चाहिए और क्लोरीन गैस अलग चाहिए, तो ये कैसे होगा? मैं उसे कहूँगा भाई इसको ऐसे शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। वो कहेगा सर कैसे? तो मैं उसे ये इक्वेशन बताऊँगा। अब इस इक्वेशन पे आइए ज़रा, फोकस करिएगा। अब यहाँ पे NaCl जो है वो मैंने मोल्टन फॉर्म में ले लिया। द टेम्परेचर इज 801 डिग्री सेल्सियस। नाउ इफ़ यू सी एट दिस इक्वेशन, इफ़ यू सी दिस इक्वेशन, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट सोडियम क्लोराइड इन लिक्विड फेज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटल सॉलिड एज वेल एज क्लोरीन गैस। तो ये कैसे होगा भाईजान, ये कैसे चल सकता है? मुझे तो पता ही नहीं आ रहा। अब देखो इसमें ज़रा, आपने ऑक्सीडेशन के रूल्स पढ़े हुए हैं कि ऑक्सीडेशन जो है वो कैसे चेंज होती है, ऑक्सीडेशन में कैसे बदलाव आता है। तो ऑक्सीडेशन, अगर किसी भी चीज़ की जो ऑक्सीजन स्टेट है उसमें अगर इंक्रीज़ आता है, जो प्रीवियस लेक्चर मैंने दिया था रिडोक्स रिएक्शंस के अंदर, उसी की बिना पे ये बात हमें समझ आ सकती है। तो मैंने पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट किसी चीज़ की बढ़ जाती है तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और अगर किसी चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो जाती है, कम हो जाती है, या ज़ीरो से नेगेटिव में चली जाती है, तो वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे देखें NaCl के अंदर अगर देखा जाए तो हमें पता है कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, जैसा कि अल्कली मेटल जो है, सोडियम एक अल्कली मेटल है तो इसकी +1 है। इस तरह हेलोजेंस की भी मैंने कल आपको बताया था -1 है। तो ओवरऑल इसकी ओवरऑल जो स्टेट है वो 0 है, न्यूट्रलाइज्ड कंपाउंड है। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट को अगर देखा जाए, जब ये शिफ्ट हुआ सोडियम मेटल के अंदर और साथ क्लोरीन गैस के अंदर, ये दोनों फ्री स्टेट में, और फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है 0 होती है। इन दोनों के 0 है। तो अब देखा सोडियम जो है वो मेटल में जब शिफ्ट हुआ सोडियम क्लोराइड से, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट पहले 1 थी +1, तो बाद में क्या हो गई 0। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आया, डिक्रीज आया, तो ये वाली चीज़ रिड्यूस हुई है। और दूसरी तरफ अगर NaCl के अंदर जो क्लोरीन है उसकी -1 है, जब वो क्लोरीन गैस बनी फ्री स्टेट में आई तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 हो गई। तो -1 से 0 जो है वो बड़ा होता है, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब कैसे हो सकता है कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले सके? क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन दे, क्लोरीन तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये थोड़ा सा नेचर के खिलाफ काम है, इसलिए खुद ब खुद नहीं हो सकता। और सोडियम भी है, जो सोडियम क्लोराइड के अंदर जो सोडियम है वो भी क्या यहाँ पे कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और मेटल्स की तो प्रॉपर्टी होती है उन्होंने इलेक्ट्रॉन देना। तो ये कैसे हो सकता है भाई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये इलेक्ट्रॉन ले और ये इलेक्ट्रॉन दे, मेटल्स की प्रॉपर्टी है। मेटल्स की हमने बहुत अच्छी डेफिनेशन की हुई है। मेटल्स आर सबस्टांसेस विच कैन ईजिली गिव इलेक्ट्रॉन्स, ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका प्लस चार्ज जो है वो 0 में होगा ना। और यहाँ पे इसका जो ऑक्सीजन स्टेट -1 है, ये -1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगी, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगी तो 0 स्टेट में आएगा। तो इससे भी थोड़ा सा हमें जायज़ा मिल जाता है कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि खुद ब खुद नहीं हो सकता। लेकिन वो स्टूडेंट जो है, मैंने आपको मिसाल दी है, वो स्टूडेंट जो है वो मेरे पास आके कह रहा है कि सर मुझे सोडियम क्लोराइड के अंदर से मुझे सोडियम बनाना है मेटल की फॉर्म में और क्लोरीन गैस को बनाना है, तो मुश्किल पड़ गई ना। तो मैंने उसे बोला ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो कहता सर मुझे तो चाहिए। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का सहारा लेते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ को समझने के लिए हम इसकी मिसाल को एक सेल की तरह लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो सेल इस्तेमाल किया जाता है उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। और मैंने प्रीवियसली जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया था तो उसमें थोड़ा सा उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। अब हम वही सेल को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। अब इसको गौर से ज़रा देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक मेरे पास बीकर है, उस बीकर के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स, एक ये और एक ये डिप किए हुए हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स मैंने ले लिए हैं कॉपर के। सपोज करें ये दोनों कॉपर के, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है। और मैंने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, एक एक्सटर्नल डायरेक्ट करंट सोर्स के साथ जोड़ दिया, एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। और आप जानते हैं कि बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, नो डाउट, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ बैटरी के, वो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये क्लियर हो गया। अब ये जो मैंने बीकर ली है, इस बीकर के अंदर लेना क्या है, मैंने इलेक्ट्रोलाइट लेना है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? जिसकी मैंने डिसएसोसिएशन करनी है, जिसके अंदर से मैंने अपनी डिज़ायर्ड चीज़ें निकालनी है। फोकस करिएगा ज़रा।
अब मैंने इसके अंदर मोल्टन NaCl ले लिया। मोल्टन NaCl किस टेम्परेचर पे? ये बहुत हाई टेम्परेचर है, 801 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसके अंदर डाल लिया। अब हमें पता है कि जो मोल्टन NaCl है, मोल्टन फॉर्म में जो कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है मोल्टन फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में, तो उसके आयन्स बिखर जाते हैं। अब इस सोल्यूशन के अंदर दो तरह के आयन्स हैं, एक Na पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव। तो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। अभी मैंने बैटरी के साथ अटैच नहीं किया, रैंडमली मूव कर रहे हैं। जैसे ही मैंने बैटरी का स्विच ऑन किया, ये बैटरी जो है प्रोवाइड की सिस्टम को, तो क्या होगा, बैटरी से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर को जाना शुरू हो गया और इधर से वापस आना शुरू हो गया। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं डेफिनेटली उस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो होगा कुछ यूँ कि यहाँ पे मेरे पास जितने भी Cl नेगेटिव चार्जेस हैं, दो ही चार्जेस हैं इसके अंदर, दो तरह के आयन्स हैं, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो क्या होगा, मैं देखते ही देखते एक जो सोडियम है क्या करेगा, वो इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और वहाँ पे जाके क्या करेगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Na न्यूट्रलाइज बन जाएगा। अब इसी तरह अगर इधर को आए तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा। ये क्लोरीन इधर आया। अब जब इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसको देगा, तो ये क्लोरीन Cl की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसी तरह दो Cl जब यहाँ पे आएंगे, एक यहाँ ये भी Cl इधर को गया, Cl नेगेटिव, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये एक Cl बन गया। अब ये दोनों जो Cl मिलके क्या करेंगे, Cl2 बना देंगे, क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस जो है वो ऊपर को उड़ जाएगी, निकल जाएगी। उसको मैं ऊपर कवर करके उसको इकट्ठा कर सकता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास सोडियम जो है वो गेन होना शुरू हो जाएगा। अब अगर दोबारा इसकी बात की जाए, जो इसके अंदर सोडियम के पॉजिटिव आयन्स थे वो कहाँ को जा रहे हैं, वो सीधे जा रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाके वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन को लेना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना कहलाना रिडक्शन कहलाता है। तो सोडियम जो है इलेक्ट्रोड के पास गया, सोडियम पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोड के पास गया, इसने वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम मेटल बन गया। यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये रिड्यूस हो गया। तो रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है। तो यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया जाए तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है ये कैथोड है। अब सोडियम हमारे पास इकट्ठा होता जा रहा है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो हमारे पास क्लोरीन के क्लोराइड आयन्स थे नेगेटिव फॉर्म में, वो क्या कर रहे हैं, वो किधर को जा रहे हैं, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। वहाँ पे जाके वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Cl में शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ करना क्या कहलाता है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हमारे पास इस टर्मिनल पर, इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है, तो हम इसको मेंशन कर देते हैं एनोड के साथ। अब यहाँ पे जो दो Cl थे वो आपस में कंबाइन करेंगे और क्लोरीन गैस बन जाएगी। क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाएगी और सोडियम हमारा गेन हो जाएगा। तो एक छोटा सा प्रोसेस है, इसको समझने के लिए एक और मैं एग्जांपल दूंगा। हम वाटर की एग्जांपल भी कर सकते हैं, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक आपको छोटी सी चीज़ बतानी ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ है जो हमने पढ़ा है ये बहुत ही ईजी है। कैसे भाई, हम उन चीज़ों का, उन केमिकल्स का, उन इलेक्ट्रोलाइट्स का हम उनको डिसोसिएशन करते हैं, उनको डिसोसिएट करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, जिनका खुद ब खुद होना पॉसिबल नहीं है इन नॉर्मल कंडीशंस। तो ये सारा सिलसिला करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये सारा सिलसिला करने के लिए हमें एक छोटा सा प्रोसेस करना पड़ता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। सही हो गया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन है। अब अगर इस टॉपिक को आपने समझ लिया है इलेक्ट्रोलिसिस को, जितना मर्जी इसको लेंथ वाइज लिख लें, जितना मर्जी इसको एक्सप्लेन कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। बेसिक चीज़ जो बताने का मतलब होता है, लेक्चर का जो बेसिक पर्पस होता है वो एक्चुअली ये होता है कि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवा देना एक चीज़ कि ये हमारा टॉपिक है, इसको ऐसे लेके चलना है, इसके अंदर जितनी मर्जी एग्जांपल्स आप कोड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यही वो चीज़ें होती हैं जिसको हमने आगे परसू करना होता है। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। क्या, उसके वर्ड को एक्सप्लेन करना, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना, उसको डिफ़ाइन करना, डिफ़ाइन करने के बाद उसकी कंडीशंस बताना, कंडीशंस बताने के बाद हमने क्या करना है, कोई भी एक एग्जांपल स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की कोई भी एक एग्जांपल ले लेनी है, उस एग्जांपल को आपने इलस्ट्रेट कर देना है। इलस्ट्रेट कैसे करना है, बाय प्रोवाइडिंग ए स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कौन सा सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएं, उसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, हर चीज़ इक्वेशंस के साथ प्रोवाइड करें तो ईजी हो जाएगा। अब ये देखिए ज़रा, मैं आपके सामने एक ही बोर्ड पे सारा ड्रा कर लेता हूँ तरतीब के साथ।
जो मैं बोल रहा होता हूँ वो भी एक्चुअली वो चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ यहाँ पे लिखूँ तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कोड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं जॉट डाउन कर लेता हूँ जो आपको अंडरस्टैंड करने होते हैं, जिसको आपने प्रॉपर पेपर में लिखना होता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है इंसान की वेरी कर सकती है उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिक चीज़ है। अब इसको थोड़ा सा और मैं आगे बताऊँ कि इस पर कौन इलेक्ट्रोलाइसिस पे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो डिपेंड करते हैं। पहली चीज़ जो है क्वांटिटी ऑफ करंट। एक बंदे ने छोटी बैटरी ली है, एक बंदा बहुत बड़ी बैटरी लिया है, तो क्वांटिटी ऑफ करंट मैटर करती है। उसके बाद दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कि भाई इसमें आयंस कितने हैं, जो आप सोल्यूशन ले रहे हो, जो आप मोल्टन फेज ले रहे हो, उसमें आयंस की क्वांटिटी क्या है, थोड़ा सोल्यूशन है, ज़्यादा सोल्यूशन है, क्या है। उसके बाद नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, 9th ग्रेड में 10th ग्रेड में हमने किया हुआ है। उसके बाद टाइम भी यहाँ पे मैनेज होता है, टाइम भी यहाँ पे मैटर करता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ करंट की, तो करंट कैसे वेरी करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस पे एक साइंटिस्ट ने एक लॉ भी अपना दिया हुआ जिसको फैराडे लॉ बोलते हैं। इसको कोई लोग फ्राडे भी पढ़ते हैं, जो आपको मतलब ईजी लगता है, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं जाके गूगल पे। तो फैराडे ने लॉ क्या दिया था, उसने ये बोला था, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, उसने कहा था कि जो हम बैटरी से करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम करंट देंगे उतनी ही ज़्यादा डिसएसोसिएशन होगी। क्यों भाई, करंट ज़्यादा होगा तो आयंस ज़्यादा, करंट ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा चार्ज होंगे, जब ये ज़्यादा चार्ज होंगे तो ज़्यादा आयंस उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जब आयंस ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो मतलब आयंस का मोशन बढ़ेगा, जब आयंस का मोशन बढ़ेगा तो रिएक्शन हमारा फास्ट होगा और हमारा करंट भी फ्लो करेगा। अब ये तो सीधी सी बात है। तो इसने अपने ये इक्वेशन दी है, आपने ये इसका ये मैंने एक जनरल इसकी ऑब्जर्वेशन जनरल जो है मैंने एक इक्वेशन बनाई है, इसके अकॉर्डिंग इसने ये इक्वेशन दिया हुआ है, m = E.Q। तो यहाँ पे m जो है वो मैस है, E जो है कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट जो है, इसको इक्विवेलेंस कांस्टेंट भी कहते हैं। उसके बाद ये Q जो है वो चार्ज क्वांटिटी है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट की मिकदार प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है। तो ये एक छोटा सा एक रूल है। इसके अलावा एक और भी रूल है, वो भी इस तरह का है, लॉ है, इसी को एक्सप्लेन करता है, इसलिए मैंने एक ही लॉ लिखा है उसको, क्योंकि वो सारी की सारी बेस भी इसी पे है। उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, उस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप सेम करंट से एक ही बैटरी लेते हैं, एक बैटरी लेते हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक आप बैटरी एक ले रहे हैं, चार्ज एक जितना प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट की मिकदार फिक्स है, लेकिन आप इलेक्ट्रोलाइट जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो भाई जिस चार्ज की जितना उसका मैस इक्विवेलेंस होगा, मैस इक्विवेलेंस एक्चुअली यही है E, ये वेरी करता है हर तरह के इलेक्ट्रोलाइट पे डिफरेंट। मतलब एक तरफ आप सोडियम लिया हुआ, एक तरफ हाइड्रोजन लिया हुआ है, तो हाइड्रोजन का जो E है उसकी वैल्यू कम है, सोडियम जो है उसकी E वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर हम सेम करंट लेते हैं, सेम करंट पे अगर हम दो इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट उनका प्रोसेस करवाते हैं, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो जिसका E ज़्यादा था वो ज़्यादा डिसएसोसिएट होगा, उसकी मिकदार हम ज़्यादा गेन कर सकते हैं, उसका मैस ज़्यादा हो सकता है। और जो हाइड्रोजन है, जब मैं उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करूँगा तो कम हाइड्रोजन एज़ कम्पेयर टू सोडियम के, वो कम डिपॉजिट होगी इलेक्ट्रोड्स। तो ये दूसरा कानून था, दूसरा एक लॉ था। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट है कंसनट्रेशन। तो कंसनट्रेशन भी बहुत ईजी है। सोल्यूशन के अगर आप कंसनट्रेशन ज़्यादा लेते हैं, 1 मोलर 2 मोलर, जितनी कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे उतने आयंस की मिकदार बढ़ेगी। आयंस ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डिपोजिशन होगी, आयंस ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा ईजिली चार्ज मूव करेगा। तो ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है। उसके बाद नेचर की बात करें, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट की नेचर भी डिपेंड करती है। भाई एक इलेक्ट्रोलाइट है वीक है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने 9th ग्रेड में 10th ग्रेड में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, सेकंड ईयर में पढ़ा है। एक BS के स्टूडेंट्स के लिए इसके बारे में मसला नहीं है। अगर बात की जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं, वीक एसिड्स ले लें, जैसा कि एसिटिक एसिड, वो एक वीक एसिड है। उसके अलावा वीक बेस हो सकती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो एक कोई हमारे पास वीक बेस या हमारे पास वीक एसिड जो हैं, अब हमें उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, वजह क्या है भाई, जो वीक एसिड होते हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या वीक बेसिस होती हैं, उनके आयंस भी इतनी जल्दी ईजिली डिसएसोसिएट नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो ईजिली डिसएसोसिएट हो जाए। तो वीक एसिड है तो डिसएसोसिएट नहीं होगा। जब कोई चीज़ डिसएसोसिएट ही नहीं हो रही तो वो कैसे इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगी, वो वीक, अगर इलेक्ट्रोलाइट है भी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसलिए जो वीक एसिड्स और वीक बेसिस हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके अंदर से चार्जेस का फ्लो करवाना ज़रा मुश्किल है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ले लें, स्ट्रॉन्ग बेसिस ले लें। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं, HCl ले लें, H2SO4 ले लें, HNO3 ले लें। तो ये जो एसिड्स हैं हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। उसके बाद बेसिस NaOH ले लें, QH ले लें, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्योंकि ये ईजिली डिसोसिएट हो जाते हैं।
उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, अब इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट को चीज़ डाल दें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डाल दें, जैसे कि शुगर को पिघला के डाल दें। भाई शुगर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर आयंस ही नहीं है। यूरिया की बात कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जिनके अंदर आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकता, वो नॉन पोलर हैं, आयनिक भी नहीं है, तो भाई नॉन पोलर हैं, तो भाई वो क्या ऐसा, वो कैसे वो डिसोसिएट होगा? जब वो डिसोसिएट ही नहीं होगा, उसके आयंस ही नहीं बनेंगे, तो उसके अंदर से कैसे चार्ज फ्लो कर सकता है? तो इसलिए नेचर जो है वो डिपेंड करती है। उसके बाद टाइम डिपेंड करता है, आपने 2 मिनट की, 3 मिनट की, ये टाइम का जो मैनेजमेंट है ना, टाइम जो है ये लोग आमतौर पर इसके फैक्टर्स में ऐड नहीं करते, लेकिन ये भी मैंने कई बुक्स में पढ़ा है, टाइम भी मैनेज यहाँ पे किया जाता है। तो एक छोटा सा एक ब्रीफ सा जो है इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस में। इसके बाद हम जो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल करेंगे वाटर की भी, एक वाटर की डिसोसिएशन कैसे होती है उसके बारे में भी ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, प्रॉपर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह उस पर होगा। अगर आप चाहते हैं कि वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस पे ऊपर वाटर कैसे डिसोसिएट होता है उसके ऊपर भी प्रॉपर डिटेल्ड आपको नोट मिले, एक लेक्चर मिले, तो आप उस पर नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल, वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।